नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हुए। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद की जब बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। चारों वेदों में 4 ही वेद हैं। इसके अलावा आपसे अगर नया वेद पूछा जाएगा तो सबसे जो नया वेद होगा वो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे सबसे छोटा वेद पूछा जाएगा तो सबसे छोटा वेद हो जाएगा सामवेद। इसके अलावा ऋग्वेद में दोस्तों आपका 1028 सूक्त है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपका आ चुका है। इसके अलावा आपका 10 मंडल है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आ चुका है। इसके अलावा अथर्ववेद में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका यंत्र तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में दोस्तों आपको बता दें तो यजुर्वेद आपका गद और पद दोनों में लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। यज्ञ संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा सामवेद में दोस्तों आपको गायन संबंधी जो प्रावधान है किया गया है। इन सभी फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि आज है आपका गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो टेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स आपके लिए एक सेल आया है, जिसमें टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो आपको मात्र 179 पे मिलने वाला है, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो मात्र 269 पे में मिलने वाला है। ठीक है, ये सेल मात्र आज ही भर के लिए है। तो जो लोग टेक्स्ट बुक से जुड़कर मॉक टेस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देकर वो लोग जुड़ सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अर्थात कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका SSC का, बैंक का, रेलवे का या आपके अदर ये स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। ईयरली पास प्रो लीजिएगा तो यहाँ पर आपको PYQ भी एक्सेस करने को मौका मिलेगा, साथ में एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे भी सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग ज्ञात होगा कि अभी आपका रेलवे के द्वारा ALP का वैकेंसी भारी मात्रा में देखने को मिला है, तो उसी प्रकार आपका 2018 में जब ALP का वैकेंसी देखने को मिला था तो टेक्स्ट बुक से जुड़कर आपका 40,000 बच्चों ने है जो कि सिलेक्शन लिया था। साथ में 82% जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था, और इसका जो इंटरफेस होता है मॉक टेस्ट का बिल्कुल एग्जाम की तरह ही होता है। तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक से जुड़कर अपना जो सिलेक्शन है कंफर्म कर सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने से और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मुद्रास्फीति का जो डायरेक्ट मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों आपका महंगाई। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा गया है कि भारत में अधिकतम जो महंगाई है कौन से वर्ष देखा गया था जहां पर 25.2% की वृद्धि है जो कि दर्ज किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1974 और 75 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SME का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, बाकी पूरा जो पूर्ण रूप है आपके क्वेश्चन में दिया गया है स्मॉल एंड डैश इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आपसे डैश यानी कि एम का मीनिंग पूछा है। ठीक है, तो SME की बात करेंगे तो इसमें का जो फुल फॉर्म होता है आपका फ्रेंड्स स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके अलावा जो SME है वो आपका श्रमिकों की संख्या सीमित है और परिसंपत्तियों में निवेश जैसे कि संयंत्र उपकरण की लागत एक निश्चित राशि से कम है। MSE देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में नागरिकों को प्रतिस्पर्धात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने का भी काम है जो कि करता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, डायरेक्ट रखिएगा स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि आपका राउत नाचा पंथी सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है हम लोग पिछले बार भी किए थे, जहां पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है, और आपको 3 ऑप्शन ये दिए गए थे, राउत नाचा पंथी सुआ। ठीक है, तो आज पूछा गया है कि राउत नाचा पंथी जो सुआ है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलियां है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करते हैं तो गोड़ मारिया हो जाएगा,
पंथी हो जाएगा, पैंथी या पंथी दोनों एक ही नाम है। राउत नाचा हो जाएगा, पांडवानी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा वेरामटी याद रखिएगा, कपालिक याद रखिएगा, भारथरी चरित्र याद रखिएगा और चंदनानी याद रखिएगा। ये सभी जो लोक नृत्य शैलियाँ हैं आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। साथ में आपके ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात और झारखंड दिया गया है, तो यहाँ के भी लोक नृत्य हम लोग देख लेते हैं। तो राजस्थान की बात करेंगे तो घूमर को याद रखिएगा, इसके अलावा गणगौर को याद रखिएगा, झूलन लीला को याद रखिएगा, कालवेलिया नृत्य को याद रखिएगा और चारी नृत्य को याद रखिएगा। इन सभी का संबंध आपका राजस्थान से है। इसके अलावा गुजरात से याद रखिएगा गरबा को, डांडिया रास को, टिप्पणी को, जुरन को और आपको भवई को याद रखना है। इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो झूमर आपका झारखंड में मनाया जाता है, याद रहे घूमर राजस्थान में, झूमर झारखंड में। इसके अलावा जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका हो गया, फगुआ हो गया, मुंदारी नृत्य हो गया, सरहुल हो गया, बाराव हो गया, झिटका हो गया, डांगा हो गया, दोमकच हो गया, घोड़ा नाच हो गया, ये सभी आपका झारखंड में ही मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकलकर जो पृथ्वी पर सतह पर जो मैग्मा फैलता है उसे आपका लावा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका लावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूल रूप से यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद मैग्मा या पिघली हुई चट्टान से जुड़ी हुई है। जिस तरह किसी बर्तन में उबल रहे दूध धीरे धीरे बर्तन के बाहर निकलकर फैलने लगते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी के नीचे पिघल रहा मैग्मा ज्वालामुखी के रास्ते धरती की सतह से ऊपर आता है और आपका ऐसे से फैलने लगता है। उसी का नाम आपसे पूछा गया था, तो उसका नाम है आपका मैग्मा, जो कि ज्वालामुखी के सीधों तक अपना रास्ता खोज लेता है। ज्वालामुखी के रास्ते धरती पर फैलने वाली मैग्मा को लावा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो जैसा कि आज ही आपका 26 जनवरी है, तो आज के दिन 1950 में आपका जो संविधान है पूरे देश में है जो कि लागू हुआ था। उस समय आपका जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है वो दोस्तों आपके भारतीय संविधान में नहीं था। इसे संवैधानिक संशोधन यानी संशोधन करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो वही आपसे पूछा गया है कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर आपका 42वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि दोस्तों आपका 1976 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ये जो मौलिक कर्तव्य है इसकी जो विशेषता है ये दोस्तों आपका यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि अब रूस हो गया है। ठीक है, इसके अलावा इसको भाग 4 के ए में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। 1976 में स्वयं सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो 11 है, लेकिन जब 1976 में जब जोड़ा गया था तो मात्र इसकी संख्या 10 थी। एक जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डैश पंचवर्षीय योजना को डैश को 5वीं पंचयोजना के दौरान पेश किया गया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिव्या विद्यालय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बेटी बचाओ और आपका स्वच्छ भारत। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी आपका 1974 से लेकर 1978 तक की अवधि थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित था। यह योजना 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था और 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। 1975 में एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम लाया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत है जो कि किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में, जो कि 1974 से 78 तक के पंचवर्षीय योजना जो कि आपका चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बीसीसीआई की बात करेंगे तो जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो आपका भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसी का बोर्ड का नाम है आपका बीसीसीआई। ठीक है, तो उसी का पहला अध्यक्ष आपसे पूछा गया था, तो RE ग्रांट गोमन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, RE ग्रांट रोमन इसका राइट आंसर है, जो कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 4 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना किया गया था दिल्ली के रोशनवाड़ा क्लब में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो ये भारत क्रिकेट का शास्त्रीय निकाय है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। पहले अध्यक्ष आपके ग्रांट गोवन थे, सचिव एंथनी डी मेलो था, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में अध्यक्ष आपके रोजर बिन्नी है और महासचिव आपके जय शाह जी हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2015 में संगीत अकादमी मद्रास के द्वारा
मद्रास के द्वारा दिया जाने वाला एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार जो संगीत नाटक अकेडमी मद्रास के द्वारा दिया जाता है 2015 में अल्लरमल वेली को सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 अल्लरमल वेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लरमल वेली की बात करेंगे तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा इनको 2004 में भारत के द्वारा आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसी वर्ष इनको फ्रांस सरकार ने सेविलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो देखिए जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म अवार्ड जो दिया जाता है आपका गणतंत्र दिवस के दिन ऐलान किया जाता है, लेकिन दिया जाता है बाद में एक तिथि को तय करके। तो 2024 का भी जो पद्म भूषण अवार्ड है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। उस पर मैंने आज ही वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। आपको वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। इसके अलावा 1986 में वल्ली ने यानी कि अल्लरमेल वल्ली ने दीप शिखा डांस फाउंडेशन और एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना किया था। इसके अलावा एम.एन. सुब्रमण्यम एडोवेंट पुरस्कार इनको 2015 में संगीत अकादमी मद्रास के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो देखिए 1922 की स्थिति के अनुसार तो आपके भारत के जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन थे, लेकिन वर्तमान में जो भारत के आपके राज्यपाल हैं वो दोस्तों आपके हैं पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर। ठीक है, ये आपके भारत के क्या है, भारत नहीं आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखा नाम में इनको लिखा गया है पूर्व जस्टिस, यानी कि आपके पूर्व में जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका संबंध याद रखिएगा, इनका संबंध उन 5 जजों वाली पीठ से है जो कि राम मंदिर का फैसला सुनाया था आपका 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, उनमें से एक जज आपके एस अब्दुल नजीर भी थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री के द्वारा कोयला ऑपरेशन को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है। तो सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसे अनुवादनी ऐप कहते हैं। अनुवादनी जो ऐप है आपका ये लॉन्च किया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो सेवा ऐप लॉन्च किया गया है कोयला ऑपरेशन की निगरानी के लिए, ये तो पहले लॉन्च किया गया था। केंद्रीय बिजली, कोयला और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा खान राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कोयला ऑपरेशन जानकारी साबित करके कोयला कंपनियों के साथ उद्योग को कनेक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन सेवा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है। ठीक है, तो आपसे केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा आपका साक्षरता दर है जो कि दर्ज किया गया है। लक्षद्वीप में आपका साक्षरता है 92.28। इसके अलावा साक्षरता दर के मामले में राज्यों की बात करेंगे तो सर्वोच्च स्थान पर आपका केरल है 93.91% के साथ। सेकेंड स्थान पर पूरे राज्यों में और केंद्र में पूरे राज्यों में और आपका यूटी में आपका लक्षद्वीप ही है। थर्ड पर आपका मिजोरम है। सब बिहार का स्थान सबसे अंतिम स्थान पर है, 61.8% वहाँ पर साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जैनियों के दिगंबर संप्रदाय के द्वारा जो पर्युषण पर्व का आयोजन किया जाता है वो कितने दिनों के लिए किया जाता है। तो पर्युषण जो पर्व है, पहली बात तो किस समुदाय का पर्व है, तो जैन का पर्व है। जैन में भी किसका, दिगंबर संप्रदाय का। कितने दिनों के लिए किया जाता है, तो 10 दिनों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये मनाया कब जाता है, तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपका भाद्रपद के महीने मनाया जाता है। ठीक है, और ये इस दिगंबर संप्रदाय तो इसको 10 दिनों के लिए मनाते हैं, लेकिन स्वयंवर संप्रदाय भी इस पर्व को मनाते हैं लेकिन 8 दिनों तक ही चलता है उनका। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि अवोगाड्रो की संख्या 6.22x है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कितना है, तो अवोगाड्रो की संख्या होता है दोस्तों आपका होता है 6.22 × 10⁻23। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अवोगाड्रो की संख्या को किसी पदार्थ के प्रति कण, अणु हो गया, परमाणु, यौगिक आदि की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि 6.22 × 10⁻23 यहाँ पर 10⁻23 है, यानी कि 1023 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इसे प्रतीक एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला है कि 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो उच्च न्यायालयों की संख्या 2022 तक की बात करें या वर्तमान समय तक की बात करें तो आपका उच्च न्यायालय की संख्या कितना है, 25 है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 25 हो जाएगा। भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय है। ये सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य और
केंद्रशासित प्रदेशों का एक समूह है। भारत में पहले 24 उच्च न्यायालय हुआ करते थे, लेकिन अभी नवीनतम जो उच्च न्यायालय बना है अमरावती में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय बनाया गया था, जो कि संख्या अब हो गया है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पत्तियों की कोशिका में आप लवक प्लास्टिड कहाँ पाएंगे? तो पत्तियों की कोशिका में जो लवक है वो दोस्तों आपका कोशिका द्रव में पाएंगे, तो कोशिका द्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड को रंग के आधार पर 3 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आपका जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह का ध्वजवाहक पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका रानी रामपाल हो जाएगा। लेकिन एशियाई खेल हर 4 साल के बाद आपका आयोजित होता है, तो 2022 में भी आयोजित होना था, लेकिन ये जो आयोजन है आपका 2023 में हुआ है। 2018 में एशियाई खेल 18वां था, लेकिन 2022 में एशियाई खेल आपका जो आयोजित हुआ है आपका 19वां एशियाई खेल है। इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ है? तो चीन के हांगजू शहर में हुआ है, ठीक है। हांगजू शहर में हुआ है। और इसके जो ध्वजवाहक थे भारत के तरफ से वो दोस्तों आपके PR श्रीजेश थे, इसको भी याद रखिएगा। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका हुआ था सन 1932 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब हुआ? तो 1932 में हुआ। इसके अलावा हरिजन सेवक संघ की बात करेंगे तो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के काम करने के लिए भारत के दलित वर्गों के स्थान के लिए किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला थे। सचिव आपके अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। लेकिन जो हरिजन सेवक संघ है इसका स्थापना की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना यानी कि APY के अंतर्गत ग्राहक यानी कि सब्सक्राइबर की आयु डैश के बीच होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो यह आपका योजना 2015 में शुरू किया गया था। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित भारतीय नागरिक के लिए शुरू की गई पेंशन योजना है। असंगठित क्षेत्र का मतलब है जो आपके आसपास में जो रेहड़ी लगता है, जैसे चाउमीन का दुकान, गोलगप्पा का दुकान, उन सभी को हम लोग असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ही देखते हैं। तो APY में पंजीकरण करने के लिए व्यक्ति का बचत खाना होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डैश विशेषज्ञों के द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है, तो इसका राइट आंसर रोग का वैश्विक बोझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोग का वैश्विक बोझ यानी अर्थात ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, रोग संकेतक वैश्विक बोझ के अंतर्गत इसको निरूपित किया जाता है, का उपयोग विशेषज्ञों के द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से मरने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही उनके द्वारा बीमारी की वजह से विकलांगता की स्थिति में बिताई गई वर्षों की संख्या का पता भी इस संकेतक से लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका 20 प्रश्न रहा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साथ में टेक्स्ट बुक से जुड़कर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हैप्पी रिपब्लिक डे।